रोनेश अब पूरी तरह से बैंगलोर की चकाचौंध में खो चुका था। उसकी आईटी कंपनी में 2 साल गुजर चुके थे। सैलरी अब भी वही 55,000 के आसपास थी, पर उसके खर्च और ख्वाहिशें बढ़ चुकी थीं। पहले एपिसोड में उसने जिस क्रेडिट कार्ड को आपातकालीन फंड का नाम दिया था, अब वो उसका दैनिक साथी बन चुका था। ब्रांडेड कपड़े हों, दोस्तों के लिए राउंड पार्टी का बिल हो या ऑनलाइन गैजेट्स की शॉपिंग, रोनेश हर जगह कार्ड स्वाइप करता था। उसे लगता था कि वो स्मार्ट है। बिलिंग साइकिल के बीच में खर्च करो और 1 महीने की मोहलत मिल जाती है, पर यह मोहलत एक भ्रम थी। हर महीने जब स्टेटमेंट आता तो रोनेश केवल मिनिमम ड्यू भरता था। आप जानते हैं, क्रेडिट कार्ड कंपनियां इसी पर टिकी होती हैं। जब आप सिर्फ मिनिमम ड्यू भरते हैं तो बची हुई बड़ी रकम पर 18% से 36% तक का सालाना ब्याज लगना शुरू हो जाता है। इसे ही चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, जो कर्ज को तेजी से बढ़ाता है। रोनेश इस जाल में बुरी तरह फंस चुका था। उसका दोस्त अनुराग, जो आज भी 50-30-20 के नियम को मानता था, उसे अक्सर टोकता था, रोनेश, तू कर्ज पर कर्ज चढ़ा रहा है। तेरी क्रेडिट लिमिट 1 लाख की है और तू हर महीने 90,000 खर्च कर देता है। यह कोई कामयाबी नहीं है। रोनेश पलटकर कहता, यार तू बोरिंग है। लाइफस्टाइल भी कोई चीज होती है। कंपनी ने सैलरी अच्छी दी है तो जी ले। लेकिन सच्चाई यह थी कि अब उसका क्रेडिट स्कोर तेजी से गिरने लगा था और उसके मन में हमेशा आर्थिक तनाव रहने लगा था। उसे ग्वालियर में अपने भाई विनय को बताने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि विनय हमेशा फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात करता था। जब कर्ज सिर चढ़कर बोलने लगा तो रोनेश ने एक और बड़ी गलती की। उसने अपने 2 और क्रेडिट कार्ड बनवा लिए। अब 3 कार्ड थे और तीनों का इस्तेमाल सिर्फ पहले वाले का कर्ज चुकाने के लिए किया जा रहा था। यह कर्ज के दलदल में और अंदर जाने जैसा था। रोनेश की दुनिया में सब कुछ खोखला चल रहा था। बाहर से शानदार, पर अंदर से कर्ज में डूबा हुआ। और इसी खोखलेपन के बीच उसकी जिंदगी में एक नई दस्तक हुई। रोनेश पिछले कुछ महीनों से एक जिम का रेगुलर मेंबर था। एक शाम वर्कआउट खत्म करने के बाद उसने जिम के पास एक छोटी सी बेकरी शॉप देखी, जिसका नाम था द स्वीट स्पॉट। दुकान बहुत साफ सुथरी थी और उसकी खुशबू लाजवाब थी। दुकान के काउंटर पर एक लड़की थी। नाम था आरोही। आरोही रोनेश से उम्र में थोड़ी छोटी थी, पर जिम्मेदारियां उससे कहीं बड़ी। कॉलेज ड्रॉप आउट थी, क्योंकि 4 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। घर की पूरी जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। मां छोटे मोटे काम करती थी, पर घर का मुख्य आर्थिक सहारा आरोही ही थी। उसे अपने छोटे भाई की स्कूल फीस भरनी होती थी, घर का किराया देना होता था। वो सिर्फ बेकरी नहीं चलाती थी, वो अपने बिजनेस में वर्किंग कैपिटल को मैनेज करती थी, लॉजिस्टिक्स देखती थी और अपने P&L स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का ध्यान रखती थी। ये सब बातें रोनेश की आईटी इंजीनियरिंग की पढ़ाई से कोसों दूर थीं। रोनेश ने बिना झिझक उससे बात शुरू की। आरोही बहुत मेहनती थी। उसके हाथ में जबरदस्त हुनर था, पर उसकी आंखों में जिंदगी की एक गहरी समझ दिखती थी। रोनेश को उसकी सादगी और उसकी मजबूती अच्छी लगी। आरोही ने अपनी बेकरी की कहानी बताई, छोटे बिजनेस की चुनौतियों के बारे में बताया। रोनेश और आरोही की मुलाकातें बढ़ती गईं, लेकिन इस रिश्ते में एक बड़ा अंधेरा रोनेश ने छिपा रखा था, उसके कर्ज की सच्चाई का अंधेरा। रोनेश उसे इंप्रेस करने के लिए हर डेट पर सबसे महंगे रेस्तरां में जाता था और बिल फिर से उसी क्रेडिट कार्ड से भरता था। एक ऐसा कार्ड जो उसे दिवालियेपन की ओर तेजी से धकेल रहा था। रोनेश एक ऐसे मोड़ पर था जहां उसे आर्थिक रूप से सुधरना चाहिए था,
पर वो एक नए रिश्ते के खुशी में अपने खराब आर्थिक अनुशासन को और मजबूत कर रहा था। रोनिश और आरोही की कहानी अब शुरू होने वाली थी, पर इस कहानी की नींव में रोनिश का कर्ज का बोझ छिपा था, जो किसी भी पल एक बड़ा विस्फोट कर सकता था।